गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के सेशन में हम 26 अक्टूबर के सभी करंट अफेयर को यहां पर एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सेशन इंपॉर्टेंट है, एंड तक बने रहिएगा। एक एक फैक्ट को, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से एंड तक नोट कीजिएगा। आपके लिए आज बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑफर भी है, तो उसे भी देखिएगा। चलिए, पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? पीडीएफ आपको मिलेगी क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां से आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्ट कर सकते हैं। प्ले स्टोर से आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, आपके लिए वहां पर पीडीएफ अवेलेबल है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर 26 अक्टूबर के करंट अफेयर का। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की यहां पर बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के या भारत के। आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही भारत के मुख्य न्यायाधीश कहलाते हैं, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो भारत के 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किए जा रहे हैं संजीव खन्ना। कौन नियुक्त किए गए? संजीव खन्ना। अभी तक आप सभी को पता है DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश थे। अब इनके स्थान पर अपॉइंट होंगे कौन? 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में, तो यह है संजीव खन्ना। ठीक है, तो देखिए अक्टूबर 2024 में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में, मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो न्यायाधीश है संजीव खन्ना, उनको चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट करने को मंजूरी प्रदान की है। देखिए पॉलिटी मैंने आपको काफी बार पढ़ाया भी है, आपने कोर्स भी ज्वाइन कर रखा होगा। वहां पर मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो हमें आर्टिकल 124 में देखने को मिल जाता है। आर्टिकल 124 संविधान का सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान करता है और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस से संबंधित भी प्रावधान देखने को मिलते हैं। और हमें पता चलता है कि एक सिस्टम है कॉलेजियम सिस्टम, जो कि जजेस की नियुक्ति का नाम भेजता है सेंट्रल कैबिनेट को, और कैबिनेट उस नाम को भेजती है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट फाइनली सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं। इसीलिए अब देखिए कॉलेजियम जो सिस्टम है वो मैं आपको यहां पर नहीं समझा रहा हूं, बहुत लंबा हो जाएगा, पर मैं आपको काफी बार पढ़ा चुका हूं, तो आपको आई होप पता होगा, नहीं तो कोर्स में मैंने आपको सब बताया है। देखिए इसीलिए क्योंकि राष्ट्रपति ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करते हैं, तो यहां पर द्रौपदी मुर्मू की नियुक्ति प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ही नियुक्ति कर रही है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। कौन बने? संजीव खन्ना। ठीक है, संजीव खन्ना 11 नवंबर को चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेंगे। इनका जो कार्यकाल है वो मई 2025 तक होने वाला है, नेक्स्ट ईयर। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। अभी तक 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? DY चंद्रचूड़। ठीक है, यहां पर इनकी इमेज है चंद्रचूड़ जी की। आइए संजीव खन्ना की बात करें तो इनका जन्म देखिए नई दिल्ली में हुआ था, दिल्ली से बिलोंग करते हैं। 2019 को इन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में अपॉइंट किया गया था और अब फाइनली 2024 में 51वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के। कौन? तो ये हैं संजीव खन्ना। काफी सारे इंपॉर्टेंट जो डिसीजन आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, उस पीठ का ये कहीं ना कहीं हिस्सा रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग को बरकरार रखना, ये जो एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था, उसकी जो सुप्रीम कोर्ट की जजेस की पीठ थी उसमें भी ये शामिल थे। एक पॉलिटिकल पार्टी के चंदे के लिए, फाइनेंस के लिए एक जो इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित किया गया था उसमें भी ये शामिल थे पीठ में। ओके, तो इन्हीं के पीठ के द्वारा ये वर्डिक्ट या जो डिसीजन है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, तो संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के 51वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट मैं आपको बता ही चुका हूं, आर्टिकल में आपको बता ही चुका हूं। 65 वर्ष की आयु तक ये अपने पद पर रहते हैं, रिटायरमेंट तक। भारत के पहले चीफ जस्टिस की बात करें तो हरिलाल जे कानिया भारत के सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो सारे बेसिक जो फैक्ट है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। देखिए 18th एशिया प्रशांत जर्मन व्यापार समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो 18th एशिया प्रशांत जर्मन व्यापार समिट की बात करें, कॉन्फ्रेंस की बात करें, तो इसका आयोजन किया गया है इंडिया में।
भारत की कैपिटल नई दिल्ली में। ओके। 18th एशिया पैसिफिक जर्मन बिजनेस कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया। एक्चुअल में इंडिया और जर्मनी ने संयुक्त रूप से अध्यक्षता की है इस कॉन्फ्रेंस की। भारत की ओर से पीएम मोदी और जर्मनी के जो चांसलर है वर्तमान में ओलाफ स्कोल्स, इन दोनों ने ही यहां पर पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि भैया अध्यक्षता इंडिया और जर्मनी के पास है संयुक्त रूप से 18th एशिया पैसिफिक जर्मन बिजनेस कॉन्फ्रेंस की। अब आप सोचेंगे कि कॉन्फ्रेंस क्या है, तो देखिए एशिया और जो यूरोप और एशिया पैसिफिक जो रीजन है वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर ही यहां पर चर्चा भी की गई होगी। यूरोप और एशिया पैसिफिक रीजन में वर्तमान में आर्थिक विकास पर चर्चा करना और सहयोग को बढ़ावा देना इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य था। कॉन्फ्रेंस कौन सी है? 18th एशिया पैसिफिक जर्मन बिजनेस कॉन्फ्रेंस 2024। आयोजन कहां पर? इंडिया की कैपिटल नई दिल्ली। अध्यक्षता इंडिया और किस देश ने साथ में मिलकर की? तो इंडिया और जर्मनी। डन, आंसर मिल गया। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को आज देखिए दिवाली की आप सभी के लिए सेल शुरू हो गई है क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर। सभी कोर्सेज, सभी पीडीएफ आप सभी के लिए अप टू 80% तक ऑफ में अवेलेबल है। रूट और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐसे जितने भी कोर्सेस है जिनकी प्राइसिंग 1000 से कम है वहां पर आप लक्ष्मी कूपन कोड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्काउंट ज्यादा से ज्यादा आपको मिल जाएगा। और ऐसे कोर्सेज जिनकी प्राइसिंग 1000 से ऊपर है वहां पर आप दिवाली कूपन कोड का यूज करके बेस्ट से बेस्ट जो डिस्काउंट हो सकता है ज्यादा से ज्यादा वो यहां पर प्राप्त कर सकते हैं। दोनों ही एप्लीकेशन में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर। ठीक है, देखिए आपको प्रॉब्लम आएगी तो आपको हेल्पलाइन नंबर है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप कॉल कर लीजिए, इजीली आपकी क्वेरी वहां पर रिजॉल्व हो जाएगी। काफी सारे कोर्सेस है आपकी सिविल सर्विसेज की एग्जाम के लिए या फिर वनडे के एग्जाम के लिए, अलग अलग कोर्सेस है। आप चेकआउट कीजिए रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को, और मैक्सिमम डिस्काउंट आपको दोनों ही एप्लीकेशन पर इस दिवाली 2024 देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग ऑफर जो कि काफी स्टूडेंट को वेट था, अक्षय सर का जनरल स्टडीज का 100 आवर कोर्स देखिए आप सभी के लिए आ चुका है। काफी नॉमिनल चार्जेस में दिवाली 2024 में आपको ये भी काफी डिस्काउंट पर मिल रहा है। वे एक्चुअल में इसकी प्राइस 1700 है, लेकिन अभी आपको 10 दिन तक इसकी प्राइसिंग काफी लो मिलेगी, 999 रुपए में आप इसे अभी ज्वाइन कर सकते हैं। 10 दिन तक यह ऑफर रहेगा, तो आप जितने भी स्टूडेंट हैं अधिक से अधिक इसे ज्वाइन कर सकते हैं और अपने जितने भी ग्रुप से वहां पर भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स, स्टैटिक जीके, ऐसे जितने भी सब्जेक्ट हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं जीएस से, वो सभी आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट और ट्रिक से क्लियर किए गए हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी आपको, इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाकर आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो रूट एप्लीकेशन और सीजीटी पर भी आपको अवेलेबल है। ठीक है, वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप बाय करेंगे, अवेल करेंगे तो आपको इजी पड़ेगा। चलिए आगे आ जाएं, थर्ड क्वेश्चन पर आइए। हाल ही में रानी रामपाल ने संन्यास की घोषणा की। रानी रामपाल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? रानी रामपाल की बात करते हैं तो बहुत ही फेमस हॉकी खिलाड़ी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कीजिएगा, यह क्वेश्चन के आने की संभावना सबसे ज्यादा है। रानी रामपाल ने इंटरनेशनल हॉकी खेलों से संन्यास की घोषणा कर दी है। हॉकी खेलों में बहुत ही बोल सकते हैं कि एक गोल्डन करियर इनका रहा है। ठीक है, देखिए एसएससी एमटीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में कि रानी रामपाल किस खेल से संबंधित है? हॉकी। ठीक है, तो भारत, इंडिया की फेमस हॉकी प्लेयर और फॉर्मर कैप्टन हॉकी की रानी रामपाल ने इंटरनेशनल हॉकी खेलों से हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। रानी रामपाल के संन्यास के बाद हॉकी इंडिया जो है उसने इनकी जो जर्सी नंबर 28 है इसको भी हमेशा के लिए रिटायर कर दिया। मतलब अब कोई भी इंडियन प्लेयर इंटरनेशनल हॉकी खेलों में 28 नंबर की जर्सी को यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह रानी रामपाल की जर्सी है।
रानी रामपाल जब 15 साल की थी तब 2010 में इन्होंने वर्ल्ड कप में भाग लिया था, हॉकी वर्ल्ड कप में, है ना। नेशनल टीम की सबसे कम आयु की खिलाड़ी जिन्होंने वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया रानी रामपाल है अभी तक। इंटरनेशनल हॉकी खेलों से इन्होंने संन्यास ले लिया है। काफी सारे अवार्ड्स इन्होंने अपने करियर में अपने नाम किए। हरियाणा की रहने वाली है रानी रामपाल। अर्जुन अवार्ड दिया जा चुका है खेलों के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण 2016 में। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 में दिया गया था। पद्मश्री और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2020 में रानी रामपाल को दिया गया था। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों हैं, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इंटरनेशनल हॉकी खेलों से संन्यास ले लिया किसने? रानी रामपाल ने। सिम्बेक्स निम्नलिखित में से किन देशों के बीच आयोजित होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो सिम्बेक्स जो कि एक सैन्य अभ्यास है, इसका आयोजन किया जाता है इंडिया और सिंगापुर के मध्य में। एक मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और सिंगापुर के मध्य में, जिसे सिम्बेक्स के नाम से आयोजित किया जाता है। नेवल एक्सरसाइज है, इसे करेक्ट कीजिएगा, एक प्रकार की नेवल एक्सरसाइज है जो दोनों देशों के मध्य में जिसका आयोजन किया जाता है। तो सिम्बेक्स इंडिया और सिंगापुर के मध्य में आयोजित होने वाली एक नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, नेवी के मध्य में आयोजन किया जाता है। इस साल 31वां एडिशन आयोजित किया जा रहा है। कब से कब तक? 23 से लेकर 29 अक्टूबर तक। दो अलग अलग फेज में इसका आयोजन किया गया है, कंटिन्यू है वैसे फेज। 23 से 25 अक्टूबर तक विशाखापट्टनम में हार्बर फेज का आयोजन किया गया और 28 से लेकर 29 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी में सी फेज का आयोजन किया जाएगा। दोनों फेज है, ठीक है, दो चरणों में इसका आयोजन हो रहा है। सिम्बेक्स नेवल एक्सरसाइज इंडिया और सिंगापुर की नेवी के मध्य में इसका आयोजन किया जा रहा है। दोनों देशों की जो नेवी है उसके मध्य में मित्रता बढ़ाना, आपसी सहयोग स्थापित करना और जो टेक्नोलॉजीज हैं जो कि नेवी यूज करती है उसका आदान प्रदान करना सिम्बेक्स नेवल एक्सरसाइज को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। इस साल 31वां एडिशन है, दो फेज में बता चुका हूं मैं आपको, एक विशाखापट्टनम में और एक बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, सिम्बेक्स की शुरुआत सबसे पहली बार की गई थी 1994 में। तब इसे एक्सरसाइज लॉयन किंग के नाम से जाना जाता था। आगे चलकर इसका नाम कर दिया गया सिम्बेक्स, इंडिया और सिंगापुर के मध्य में नेवल एक्सरसाइज। तीसरा एडिशन लास्ट ईयर 2023 में आयोजित किया गया था सिंगापुर में। टन बाय टन आयोजित किया जाता है, तो लास्ट ईयर सिंगापुर में हो चुका है तीसरा एडिशन। तो अब 31वां एडिशन कहां आयोजित हो रहा है? इंडिया में। इंडिया और सिंगापुर के मध्य में जो अदर वॉर एक्सरसाइज होती है उसमें एक मिलिट्री एक्सरसाइज काफी फेमस है, बोल्ड कुरुक्षेत्र के नाम से। इंडिया और सिंगापुर के मध्य में मिलिट्री एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र, सिम्बेक्स नेवल एक्सरसाइज। और हाल ही में एक और एक्सरसाइज हुई थी एयरफोर्स एक्सरसाइज, जिसे कहा जाता है जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग, जेएमटी। अभी मैंने आपको 2-4 सेशंस पहले पढ़ाया था कि इंडियन एयरफोर्स और सिंगापुर की एयरफोर्स के मध्य में पश्चिम बंगाल के एयरफोर्स स्टेशन है कलाई कुंडा, यहां पर आयोजित की गई है जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग। दोनों देशों के मध्य में 12वां एडिशन है। तो एयरफोर्स एक्सरसाइज समझ में आ गई दोनों देशों के मध्य में, मिलिट्री एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र और नेवल एक्सरसाइज सिम्बेक्स। आगे आइए, शतरंज खेल में 2800 इलो रेटिंग का आंकड़ा पार करके भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर कौन है? करने वाले भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर कौन है? तो देखिए 2800 इलो रेटिंग, अगर इसको समझे ना तो क्या होता है शतरंज में, क्योंकि माइंड गेम है शतरंज, बुद्धिमत्ता का एक गेम है। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे जैसे जितना ज्यादा शतरंज के खेल में व्यक्ति स्मार्ट होता जाता है, गेम में बोल सकते हैं कि परिपक्व होता जाता है, वैसे वैसे उसके सोचने का दायरा बदलता जाता है, जीतने लगता है और स्टेप बाय स्टेप बोल सकते हैं कि मैच्योरिटी बढ़ने लगती है खेल को लेकर। तो इस आधार पर क्या होता है, सक्सेस रेट के आधार पर एक रेटिंग होती है जिसे कहा जाता है इलो रेटिंग। अब क्या होता है कि जितना बड़ा प्लेयर इलो रेटिंग के आधार पर ही तय किया जाता है। तो 2800 इलो रेटिंग का आंकड़ा पार करने वाले
भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर बने हैं हाल ही में अर्जुन एरिगेसी। ठीक है, शॉर्ट में मैंने आपको सिंपल एक लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है कि इलो रेटिंग एक्चुअल में क्या होती है। ठीक है, चेस का स्टेप बाय स्टेप खिलाड़ी कितना ऊंचाई तक पहुंचता जा रहा है वो इलो रेटिंग के आधार पर ही देखा जाता है। तो अर्जुन एरिगेसी भारत के दूसरे ऐसे शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं जो कि 2800 इलो रेटिंग को जिन्होंने पार किया है। पहले कौन थे? पहले थे विश्वनाथन आनंद। अब दूसरे बने कौन? अर्जुन एरिगेसी। भारत के तेलंगाना राज्य से हैं, काफी फेमस है अर्जुन एरिगेसी। ठीक है, तो चेस में एक ऊंचे स्तर का खिलाड़ी माना जाता है रेटिंग के आधार पर, इलो रेटिंग। खिलाड़ी का खेल का स्तर बहुत ही अच्छा होने पर, विश्व स्तर का होने पर, ये इलो रेटिंग बढ़ती जाती है। ठीक है, 2800 रेटिंग तक पहुंचना मतलब एक बेहतरीन शतरंज खिलाड़ी है ना, खास उपलब्धि। इंडियन ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने सर्बिया में चल रहे यूरोपियन चेस क्लब कप में जीत के साथ ही 2800 इलो रेटिंग का आंकड़ा पार किया है। और यह आंकड़ा पार करने वाले भारत के दूसरे शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद के बाद अर्जुन एरिगेसी तेलंगाना से है। 2018 में शतरंज ग्रैंड मास्टर का इनको दर्जा मिला था और 2024 में कुछ समय पहले ही इन्होंने वर्ल्ड रैपिड चेस मास्टर कप 2024 का खिताब जीता है। अर्जुन एरिगेसी तेलंगाना से चेस प्लेयर हैं। 2800 इलो रेटिंग का आंकड़ा इन्होंने हाल ही में पार किया है। आगे आइए, बायोडायवर्सिटी पर 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मतलब कॉप का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो बायोडायवर्सिटी पे कॉप सम्मेलन का आयोजन, एक जलवायु परिवर्तन पर भी कॉप का आयोजन किया जाता है। इस साल कॉप 29 आयोजित की जाएगी 2024 में, जलवायु परिवर्तन पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अजरबैजान के बाकू में। ठीक है, 2024 में नवंबर में आयोजित की जाएगी। यहां पर ये बायोडायवर्सिटी पर है, कॉप 16 आयोजन किया जा रहा है कोलंबिया में। ठीक है, तो बायोडायवर्सिटी पर 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन 21 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर 2024 तक कोलंबिया के पर्टिकुलर प्लेस कैली में किया जा रहा है। आप कोलंबिया याद रखो। उद्देश्य क्या है? तो भैया बायोडायवर्सिटी का संरक्षण करना सबसे पहला उद्देश्य, सस्टेनेबिलिटी लाना, बायोडायवर्सिटी में ग्लोबल लेवल पर पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना, ये कुछ मुद्दे हैं जिनकी चर्चा की जाएगी कॉप 16 में, जो कि बायोडायवर्सिटी पर आयोजित किया जा रहा है। जैव विविधता संरक्षण मुख्य उद्देश्य होता है बायोडायवर्सिटी पर जो कॉप की बैठक आयोजित की जाती है उसका। 16वां संस्करण है, आयोजन अक्टूबर नवंबर माह में कहां किया जा रहा है? कोलंबिया में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मुद्रा ऋण को मौजूदा सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए तक कर दिया गया है? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्टार्टअप के लिए लोन देना है ना, जो उद्यमिता है, जो बिजनेस है, उद्योग है, उनको लोन प्रोवाइड करना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य। इसकी अभी तक जो लिमिट थी ना वो 10 लाख रुपए थी। कितनी? 10 लाख। अब इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपए तक कर दिया गया है। पहले क्या होता था? 3 लेवल होते थे, अब चौथा लेवल जोड़ा है 10 लाख से 20 लाख। ऐसा एक क्वेश्चन आया था, देखो, शिशु, किशोर और तरुण ऋण है ना, ये 3 प्रकार हैं, टाइप हैं इस योजना के तहत। ऋण के टाइप के आधार पर, ऋण सीमा के आधार पर 3 प्रकार थे। इनसे क्वेश्चन आया था एसएससी में कि भैया किसका है? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसके फेजेस हैं तीनों। अभी हम बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करें तो 8 अप्रैल 2015 को इसे लॉन्च किया गया था। भारत में जो छोटे एंटरप्रेन्योर हैं, जो छोटे उद्योग हैं, उद्यम हैं, जो स्टार्टअप हैं, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य। ठीक है, 23 जुलाई 2024 को जो यूनियन बजट आया था 2024-25 का, उसमें वित्त मंत्री जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने घोषणा की थी कि भैया इसकी सीमा को, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की सीमा को बढ़ाया जाएगा, 10 से 20 लाख तक किया जाएगा।
अब इसका जो 10 लाख तक का ऋण था उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 20 लाख रुपए तक का। पहले 3 कैटेगरी होती थी, शिशु ऋण, किशोर ऋण और तरुण ऋण। अब इसको जोड़ा गया है और तीसरी कैटेगरी, चौथी कैटेगरी बनाई गई तरुण प्लस। सर ये चारों कैटेगरी कैसे, देखो शिशु ऋण वो ऋण जो कि 50,000 रुपए तक का किसी को दिया जाएगा, किशोर ऋण जो कि 50,000 से 5 लाख रुपए तक का दिया जा रहा है, तरुण ऋण जो कि 10 लाख रुपए तक का दिया जा रहा है, 5 से 10 लाख, और एक तरुण प्लस लोन जो कि अब 10 लाख से 20 लाख रुपए तक का दिया जाएगा। लेकिन आप समझना, तरुण प्लस जो लोन है वो जो फेज है तब खुलेगा किसी का जिसने तरुण ऋण लिया हो और उसे सफलतापूर्वक लौटाया हो। तरुण कैटेगरी का लोन लिया किसी ने पहले और उसे प्रॉपरली टाइम पे ब्याज के साथ किस्तें वगैरह भरी हो, सब्सिडी मिल रही है, जैसे भी पेमेंट का प्रोग्राम है, जैसे भी पेमेंट का गाइडलाइन है, उसके आधार पर प्रॉपर पूरा पेमेंट किया गवर्नमेंट को, तो लोन चुकाया। अब उसकी ये वाली कैटेगरी खुलेगी तरुण प्लस की। अब वो अगली बार 10 से 20 लाख तक के लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ऋण योजना के तहत तरुण प्लस एक कैटेगरी निकाली गई और 20 लाख तक के लोन की सीमा को बढ़ाया गया। योजना के तहत मुद्रा ऋण की सीमा को बढ़ाने का उद्देश्य पीएम मुद्रा योजना का विस्तार करना, जितने भी भारत में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, स्टार्टअप्स को बूस्ट देना, रोजगार के अवसर प्रदान करना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की सीमा को बढ़ाए जाने का मुख्य उद्देश्य। कितना किया गया, पहले 10 था, अब 20 लाख किया गया है लोन का क्राइटेरिया। आंध्र प्रदेश में किस स्थान पर न्यू मिसाइल टेस्टिंग रेंज विकसित की जाएगी? तो हाल ही में देखिए सेंट्रल कैबिनेट ने घोषणा की है कि आंध्र प्रदेश में नागा यालंका एक प्लेस है जहां पर न्यू मिसाइल टेस्टिंग रेंज को विकसित किया जाएगा। आंध्र प्रदेश में नागा यालंका, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आंध्र प्रदेश के ईस्टर्न कोस्ट के नागा यालंका में न्यू मिसाइल टेस्टिंग रेंज की स्थापना को मंजूरी दी है। यहां पर नॉर्मली सरफेस टू एयर मार करने वाली जो एंटी टैंक मिसाइल है और जो सामरिक महत्व की अन्य मिसाइलें हैं उनकी टेस्टिंग की जाने वाली है। वैसे आंध्र प्रदेश में के जो नागा यालंका में जो टेस्टिंग रेंज डेवलप किया जा रहा है उसके अलावा भी काफी सारे टेस्टिंग रेंज इंडिया में हैं। सबसे पहला तो फेमस है ओडिशा का चांदीपुर जो कि काफी सुर्खियों में रहता है, ठीक है। इंतरिम टेस्ट रेंज के नाम से इसे जाना जाता है। अब्दुल कलाम आइलैंड जो पहले व्हीलर आइलैंड के नाम से जाना जाता था, व्हीलर द्वीप के नाम से ये यहां पर स्थित है। चांदीपुर टेस्टिंग रेंज कहा जाता है इसको। एक पोखरण टेस्टिंग रेंज है राजस्थान में, मिसाइल टेस्टिंग की जाती है। और एक जगुआर एयरफोर्स बेस कर्नाटक में, यहां से भी मिसाइल की टेस्टिंग की जाती है। और अब एक और बनेगा कहां पर, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, मिसाइल टेस्टिंग रेंज। भारत के किस राज्य में पहली बार कृत्रिम गर्भाधान से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजे का जन्म हुआ है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। कृत्रिम गर्भाधान है ना, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से गर्भधारण करवाकर पहली बार ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बच्चे या चूजे का जन्म हुआ है भारत के राजस्थान में। राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। राजस्थान के जैसलमेर जिले में सुदासरी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रजनन केंद्र है। यहां पर कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से एक चूजे का जन्म हुआ है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि भाई ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये देखिए ये जो शोध हुआ ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लगभग खत्म होने वाले, ठीक है, विलुप्त प्राय प्रजाति है ये पक्षियों की। नॉर्मली अब इसकी पॉपुलेशन ग्रोथ में मदद मिल सकती है। अगर आर्टिफिशियल गर्भाधान के माध्यम से इनका जन्म कराया जा सकता है तो अब इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, आर्टिफिशियल गर्भाधान के माध्यम से पहली बार चूजे का जन्म हुआ है राजस्थान में सुदासरी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रजनन केंद्र में, राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। यहां पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करते हैं तो हिंदी या राजस्थानी जो स्थानीय लोग हैं वो इसको गोडावण के नाम से भी जानते हैं।
साइंटिफिक नेम है अर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स, साइंटिफिक नेम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का। ठीक है, हम नॉर्मली राजस्थान में देखने को मिल जाते हैं, राजस्थान से लगे हुआ जो मध्य प्रदेश का एरिया है, श्योपुर, भिंड, मुरैना, यहां पर ये देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और इसके अलावा डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान इनका मुख्य निवास केंद्र माना जाता है। IUCN जो कि रेड डेटा बुक जारी करता है, उसकी क्रिटिकली इंडेंजर्ड, गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों में नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का। पहली बार आर्टिफिशियल गर्भाधान के माध्यम से इसके चूजे का जन्म हुआ है, कहां पर? राजस्थान में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य का पहला ड्राई पोर्ट किस राज्य में बनाया गया है? बिहार राज्य का पहला ड्राई पोर्ट बनाया गया पटना, बिहार की कैपिटल। ठीक है, ड्राई पोर्ट क्या होते हैं अभी हम समझेंगे, बात करेंगे। बिहार के जो उद्योग मंत्री हैं नीतीश मिश्रा, ठीक है, इन्होंने बिहार की कैपिटल पटना जिले के बिहटा में राज्य के पहले ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपोट का इनॉग्रेशन किया है। ड्राई पोर्ट की बात करें तो भाई नॉर्मली क्या होता है, देखिए पोर्ट क्या होते हैं, बंदरगाह जो समुद्र में होते हैं। ड्राई पोर्ट जो मेन पोर्ट होता है ना समुद्र का, उससे दूर होते हैं। लेकिन यहां पर भी माल की लोडिंग अनलोडिंग है ना, जो वेयर हाउस होते हैं जहां पर माल को रखा जाता है, वो सारे की सारे जो सुविधाएं होती है वो दी जाती है जैसे कि एक पोर्ट पे दी जाती है। तो यहाँ पे समुद्र तो नहीं है क्योंकि समुद्र के मुख्य पोर्ट से दूर है, किसी जमीन पर है, तो इसे कहा जाता है ड्राई पोर्ट। किसी मेन पोर्ट से जुड़े होते हैं और मेन पोर्ट तक सामान के माल के आवाजाही में एक सेंटर के रूप में काम करते हैं ड्राई पोर्ट। ठीक है, तो उद्देश्य क्या है, बिहार का पहला ड्राई पोर्ट भी पटना जिले में बनाए जाने का, बिहटा में बनाए जाने का। तो वेयर हाउसिंग, सीमा शुल्क सेवाओं और मल्टी मॉडल परिवहन के जरिए लॉजिस्टिक को बढ़ावा देना है उद्देश्य इस ड्राई पोर्ट को बिहार में स्थापित किए जाने का। अभी मैंने आपको ड्राई पोर्ट के बारे में बताया कि सूखा बंदरगाह कहा जाता है, जो मुख्य समुद्री पोर्ट होता है उससे दूर होता है, लेकिन माल को आयात निर्यात के लिए ड्राई पोर्ट पर इकट्ठा किया जाता है और फिर मेन पोर्ट तक इसे ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से ले जाया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसको आसान बनाने के लिए ड्राई पोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अगर आपके पास समुद्री पोर्ट की संख्या कम है तो बिहार राज्य का पहला ड्राई पोर्ट कहां बनाया जा रहा है, तो यह बनाया जा रहा है पटना, जो कि बिहार की कैपिटल है। डन। तो यहां पर 26 अक्टूबर के सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में समझे। अब लास्ट डे के करंट अफेयर को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, ध्यान से सुनिएगा। इन स्पेस के तहत अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना को सेंट्रल कैबिनेट ने मंजूरी दी, तो यह है 1000 करोड़ रुपए। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर। 16वें महिला इंडियन ओपन का आयोजन कहां किया जाएगा, हरियाणा के गुरुग्राम में। 55वें भारतीय इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव में फोकस देश किसे चुना गया, तो कौन सा देश है भाई, ऑस्ट्रेलिया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का फाइनेंस डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया, तो यह नियुक्त किया गया बारेन्या सेनापति को। तेलंगाना की मूसी नदी को हॉर्न नदी की तर्ज पर डेवलप किए जाने की योजना तेलंगाना सरकार ने बनाई है। हॉर्न नदी किस देश में बहती है, तो यह बहती है साउथ कोरिया में। हॉर्न नदी कहां पर, साउथ कोरिया। हाल ही में किसे ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया, तो सम्मानित किया गया है किसे, उर्मिला चौधरी को। WHO ने भारत के पहले टाइफाइड टीके को मंजूरी दी, इसका नाम क्या है, तो ज़ाइवेक TCV है ना, इसका नाम है। अखिल भारतीय सिविल रक्षा और होमगार्ड सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था, तो गुजरात के गांधीनगर में। लास्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, अक्टूबर 2024 में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने यहां भारत की UPI सेवा को मंजूरी प्रदान की, तो भारत का पड़ोसी देश जिसने UPI सेवा को मंजूरी दी, मालदीव है। ठीक है, ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन में हमने पढ़े थे, रिवाइज हो गए। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लें। चाबहार पोर्ट कहां है, ईरान में। पहला इंटरनेशनल पोर्ट जिसका नियंत्रण इंडिया के पास है, चाबहार पोर्ट ईरान में। ठीक है,
किस देश को विश्व का शक्कर का कटोरा कहा जाता है, शुगर बाउल? तो क्यूबा। तूफान आसना का नामकरण किसने किया? तो तूफान आसना जो कि हाल ही में हमको अरब सागर में देखने को मिला था, इसका नामकरण किया था पाकिस्तान ने, है ना। तीनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। अब आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, पनामा नहर किन दो महाद्वीपों के मध्य में स्थित है? बेरिंग जल संधि किन दो महाद्वीपों के मध्य में स्थित है? और आर्टिकल 76 कॉन्स्टिट्यूशन का किस संवैधानिक पद की व्याख्या करता है? तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। दिवाली सेल है, फायदा उठाइए, बहुत ही शानदार डिस्काउंट आपके लिए सारे कोर्सेज पर अवेलेबल है। और 100 आवर्स कोर्स का भी आपका जीएस का आज शुरू हो गया है, तो उसको भी आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर जाकर अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसकी लिंक भी दे दूंगा, वहां पर जाकर भी आप उसे अवेल कर सकते हैं। आई होप सेशन पसंद आया होगा। फिर कल मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।